चलो भाई देखो, बहुत लगभग लगभग अपने दो चैप्टर ही रह गए हैं अब इसके बाद सिर्फ पूरे कंप्लीट होने में, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में अपन क्या करेंगे कि वाला चैप्टर अपना इकोनॉमिक्स का चैप्टर है जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ग्लोबलाइजेशन वर्क करता है। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी में ये कंपनीज का क्या काम होता है, ग्लोबलाइजेशन का काम क्या होता है, और सबसे बड़ी बात ये ग्लोबलाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। देखो सबसे पहले, अच्छा तुम्हें अगर याद हो तो मैंने पिछली वाली जो क्लास करवाई थी उसमें मैंने थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन का मतलब बताया था तुम्हें, जब मैं ग्लोबल वर्ल्ड करवा रहा था, याद है? हाँ, तो ग्लोबल वर्ल्ड में मैंने हल्का सा ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया था कि अच्छा ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर भी है। देखो सिंपल सी बात है कि अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करोगे क्या होता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब, सर ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ग्लोबल चीजें। ग्लोबल चीजें मतलब अंतरराष्ट्रीय तौर पर पूरे दुनिया में। अब सिंपल सी बात क्या कह सकते हो ग्लोबलाइजेशन का मतलब, ग्लोबलाइजेशन का मतलब साहब ये होता है कि ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। इसका मतलब कि हम, अच्छा सिंपल सी बात ये बताओ कि क्या आज हम जो चीजें देख रहे हैं दुनिया में या हमारे भारत के अंदर, क्या वो सारी चीजें हमारे भारत की बनाई हुई है? मोबाइल फोन्स, इंटीग्रेटेड चिप्स, कैमरा, इसके अलावा तुम्हारे फ्रिज, कूलर, एसी, और जाने कितनी कितनी सारी चीजें हैं, पेप्सी, कोका कोला, ये सारी चीजें क्या भारत की बनाई हुई हैं? कुछ हो सकता है कि एक आध भारत की हो, कुछ हो सकता है ज्यादातर बाहर की कंपनियां हैं। तो ये एक बार बताओ कि कुछ सपोज करके देखो कि मान लो जैसे किसी अमेरिका की कंपनी ने तुम्हारे लिए कोई चीज बनाई, ठीक है, या बाहर की कंपनी ने जैसे कोका कोला बनाई थी, तो क्या वो तुम्हें यहाँ पर भारत में देके आएगी थी? नहीं आई ना। क्या वो कंपनी यहाँ से यहाँ तुम्हें देने आई? नहीं आई ना। लेकिन यहाँ पर वो कोका कोला, जो अमेरिका का कोका कोला है, वो यहाँ तक आ पाया। कैसे आया? विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जब हम अलग अलग एक्टिविटीज को यूज करके पूरी अंतरराष्ट्रीय तौर पर देशों दुनिया से जुड़े रहते हैं, चाहे वो मनी के तौर पर हो, चाहे वो सर्विसेज के तौर पे हो, चाहे वो पिलग्रिम्स के तौर पे हो, अलग अलग इंटरकनेक्शंस के तौर पे जब हम अपनी इकोनॉमी से और अलग अलग देशों से जुड़े रहते हैं, वो इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इतने में कोई दिक्कत? इतने में तो नहीं होगी, जहां तक मैंने पहले भी समझाया रखा है। अब इस ज्यादा इसको अपन पार्ट पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ और खास इस चैप्टर में तुम्हारा आएगा नहीं, इसलिए अब सबसे जो जरूरी चीज है वो ये पढ़ लो, इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन का एक्चुअल में इम्पैक्ट क्या आता है? इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव। ग्लोबलाइजेशन के बारे में अपन ने पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। अब बात करो कि प्रभाव क्या है ग्लोबलाइजेशन का। सबसे पहले इंक्रीज ट्रेड, ग्रेटर चॉइस ऑफ गुड्स। ये क्या मतलब हुआ? अब तुम खुद सोचो भाई, ग्लोबलाइजेशन है, पूरे देश और दुनिया के अंदर तुम्हारा जो माल है, तुम्हारा जो गुड्स एंड सर्विसेज है, वो अलग अलग जगह फैल रहा है, अलग अलग जगह सप्लाई हो रहा है, तो क्या तुम्हें फायदा नहीं है? ये ग्लोबलाइजेशन हमें फायदा नहीं दे सकता? ऑब्वियस सी बात है ना भाई। अपने भारत के अंदर उस टाइम पे बहुत सारी चीजें नहीं थी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन हम उसको बहुत सारी चीजें अपने भारत के अंदर लेके आ सके। अब जैसे मान लो कोई चीज है जो हमारे भारत के अंदर नहीं है, अब हमने उसको बाहर से खरीद लिया, खरीदने के बाद यहाँ भारत में बेचा, हमने भी प्रॉफिट कमाया, लोगों का भी फायदा हुआ, और जो बाहर की कंपनियां हैं जो इस प्रोडक्ट को बना रही हैं उनका भी फायदा हुआ। तो विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन हम क्या कर सकते हैं कि अपने ट्रेड को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं और अपनी चॉइसेस को भी बहुत सारा बढ़ा सकते हैं। पहले आपके पास एक या दो चॉइसेस थी, लेकिन अब आपके पास 10 चॉइसेस हैं, तो आपके पास चॉइस करना ज्यादा अच्छा रहेगा ना। पहले एक दो चॉइसेस, मान लो दोनों ही चीजें खराब है, तो आपको भाई मजबूरी में वही चीज खरीदनी पड़ेगी। लेकिन अब आपके पास चॉइसेस 10 हैं, तो उन 10 में से जो सबसे बेस्ट प्रेफरेंस हो आपकी होगी, आप वही चुनोगे। तो सबसे पहला इंपैक्ट होगा कि भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमने अपने ट्रेड को बढ़ाया और हमने चॉइस भी बढ़ी। दूसरा क्या बढ़ा? ग्रेटर कंपटीशन एंड लोअर प्राइस। अब होगा क्या? तुम खुद सोचो कि जैसे मान लो तुम्हारी एक गली है, इस गली के अंदर केवल और केवल एक ही दुकान है जो सारा सामान जिसमें मिलता है। अब तुम्हें नहीं लगता कि वो दुकान वाला अपनी मर्जी से प्राइसेस चढ़ाएगा? ऑब्वियस सी बात है ना, इसी जिसे हम कहते हैं मोनोपोली, पढ़ा भी होगा अपन ने। तो अगर ऐसा हुआ तो वो तो भाई अपनी मर्जी से चलाएगा कि भाई अगर 10 रुपए के तुरतुरे चाहिए तो वो 10 के जगह 15 के देगा। ऑब्वियस सी बात है ना, बोले नहीं है मेरे पास, कर लेगा 15 का ही दूंगा मैं, तो तुम्हें मजबूरी में लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसे सपोज करो कि उसी गली के अंदर 4 दुकानें और खुल जाए, अब उसे मजबूरी में प्राइस कम करना पड़ेगा, वो 10 की जगह 8 रुपए में भी बेचेगा। क्यों बेचेगा? क्योंकि कंपटीशन आ गया है। भाई कंपटीशन की वजह से लोअर प्राइस भी होंगे और क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। अच्छा ऐसा क्यों होगा? कस्टमर बांधने हैं ना साहब। पहले एक दुकान थी, कस्टमर तो बंधे चाहे ना बंधे उसको तो आना यही है, लेकिन अब हमारे पास कंपटीशन है,
कंपटीशन की वजह से हमारे दाम कम हुए। क्यों हुए? क्योंकि जब 4 दुकानें होंगी तो भाई 4 दुकानों के पास कस्टमर जाएगा, हम पे नहीं जाएगा, इसलिए हमने दाम भी कम करे। दाम करने के अलावा, प्राइसेस कम करने के अलावा हमने क्वालिटी भी अच्छी दी, क्योंकि अगली बार जब कस्टमर अपने पास आएगा तो साहब अपने ही पास आएगा, क्योंकि हमारी क्वालिटी सबसे अच्छी है और दाम भी कम है। तो इससे हमें क्या मिला? इंपैक्ट क्या आया दूसरा वाला, कि इससे कंपटीशन भी बढ़ा और इस कंपटीशन के बढ़ने से हमारा फायदा भी हुआ, क्योंकि हमें दाम भी कम मिले। तीसरा, इकोनॉमिक्स स्केल्स मोर देन इफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन। अब उस टाइम पे हमारे पास इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं था, इतना अच्छा प्रोडक्शन की एक्टिविटीज या वे नहीं थी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जब से हमारे पास ग्लोबलाइजेशन आया है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमने प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि देखो, अब मोबाइल फोन है, जरूरी है कि मोबाइल फोन की सारी चीजें हमारे भारत में ही मिले? नहीं मिलेंगी ना। तो उस टाइम पे केवल नोकिया था, और वैसी बात है ना भाई। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, जब से हमने अलग अलग देशों से कांटेक्ट करना स्टार्ट किया है, अलग अलग देशों से कनेक्शंस एस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया है, तो जब से हमने अपनी प्रोडक्शन को बहुत बढ़ा दिया, क्योंकि जो चीज हम पे नहीं थी तो हमने किसी और से खरीद ली, और जब किसी और से खरीद ली तो वो चीज हमारे पास भी आ गई ना। अब हम उसको प्रोडक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते? जैसे मदरबोर्ड हुआ, इंटीग्रेटेड चिप्स हुई, अलग अलग सर्किट्स हुए, उस टाइम पे हम पे नहीं थे, लेकिन हमने इंपोर्ट करवा दिया। इंपोर्ट की वजह से फिर हमने अपना मोबाइल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। लेकिन उस टाइम पे कर रहे थे क्या? जब नहीं था ग्लोबलाइजेशन, नहीं कर पाते ना। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, और सबसे जरूरी बात कि अपने प्रोडक्शन को वेल इफिशियंट और इफेक्टिव भी बना सकते हैं। वेल इफिशियंट और इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि सबसे कारगर प्रोडक्ट, सबसे अच्छा प्रोडक्ट, और इफेक्टिव, प्रभावशाली प्रोडक्ट, कम दाम में। समझ में आया? इसके अलावा इंक्रीज कैपिटल और लेबर मोबाइलिटी। लेबर मोबाइलिटी और कैपिटल का मतलब यह है कि साहब, पहले इंसान के पास पैसा नहीं था तो वो बहुत छोटा बिजनेस कर पाता था, लेकिन आज इंसान के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं बिजनेस करने के लिए। तब आप फूड प्रोडक्ट्स में बिजनेस कर सकते हो, आप अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में बिजनेस कर सकते हो, आप किसी खुद का कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हो, अलग अलग कंपनीज में काम कर सकते हो, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। लेकिन उस टाइम पे हमारे पास इतने नहीं थे, और आज चॉइसेस की हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। बाहर कोई कंपनी खुली, बहुत अच्छी चल गई वो कंपनी, अब उस कंपनी को ग्रो करना था, उस कंपनी ने अपनी फ्रेंचाइजी दे दी, जैसे एमबीए चाय वाला। ये तो हमारे भारत का था, लेकिन उसने और ग्रो करना था उसको, उसने अपनी फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट करी अलग अलग सिटीज में, नहीं दी। अब ये फ्रेंचाइजी दी क्यों? क्योंकि भाई उसे ग्रो करना था, और ग्रो उससे करना था, उसके साथ साथ ग्रो हुआ, और उसके साथ साथ क्या हुआ, जिसने फ्रेंचाइजी ली वो भी ग्रो हुआ, लोगों को भी फायदा हुआ, क्योंकि उस एमबीए चाय वाले, मान लो जो एक ही सिटी के अंदर था, अब वो और सारी सिटीज के अंदर है, तो उन लोगों को और ज्यादा फायदा मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या हुआ कि हमने अपनी कैपिटल को भी इंक्रीज किया, बिजनेस करने के तरीकों को भी इंक्रीज किया, और सबसे बड़ी बात लेबर मोबिलिटी, मतलब एक ही बिजनेस पे हमने और अलग अलग लेबर भी लगाए। टैक्स अवॉइडेंस इज इजियर। अब जब एक सामान दूसरी जगह से या बहुत सारी जगह पे हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं, तो हम जब रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं तो क्या होता है कि हम टैक्स ड्यूटी बहुत कम देने लगते हैं, क्योंकि जब इनिशियली स्टेजेस में हमने जब ग्लोबलाइजेशन के तौर पे इंपोर्ट करना स्टार्ट किया तो हम बहुत ज्यादा दे रहे थे टैक्स। लेकिन जब हमें पता चला कि साहब हमको तो रेगुलर रेगुलर इंपोर्ट करना है सामान, कोई चीज सामान है, हमको रेगुलर लेना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें टैक्स को बहुत ज्यादा कम कर देंगे, जिसकी मदद से हम टैक्स क्यों कम करेंगे, ताकि हम रेगुलरिटी ले सके ना। जैसे अब तुमने टैक्स अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या तुम मेरे से सामान लोगे? हम कह दोगे यार तुम्हारा तो सामान बहुत महंगा आ रहा है, इससे अच्छा मैं बगल वाली जर्मनी से ले लेता हूँ, उसका सामान सस्ता है, मैं तुमसे क्यों लूं? इसीलिए हमने टैक्स भी कम किया, क्वालिटी अच्छी दी, और दाम भी कम थे। ठीक है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट शिफ्ट होने लगी धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ये कैसे हुआ? क्योंकि जब हम ग्लोबलाइजेशन के तौर पे, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है जब हम एक चीज को और सारे देशों में फैला दें विद द हेल्प ऑफ कनेक्शंस, उसे ही हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं ना। यही तो बात है ना, अलग अलग डेफिनेशन, यही तो ग्लोबलाइजेशन कहलाती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को शिफ्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि पहले हमारे पास बिजनेस करने के बहुत कम तरीके थे, पहले हमारे पास अलग अलग काम करने के बहुत कम तरीके थे, लेकिन जब से हमने अलग अलग चीजों को फैलाया है पूरी देश और दुनिया में, तो उस दिन से हमारे पास बहुत सारे तरीके आ गए। आप इधर उधर बिजनेस कर सकते हो, आप काम कर सकते हो, आप अलग अलग लेबर्स का काम कर सकते हो, कंपनीज में काम कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, कितनी सारी चीजें हैं। और जब इतनी सारी चीजें हमारे पास रहेंगी तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ स्तर तो एटलीस्ट कम होगा? पहले जिसके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी तब तो मजबूरी थी कि भाई चलो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारी है, लेकिन अब आप बताओ कि हमारे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है तो क्या हमारे पास थोड़ी सी भी
कमी नहीं आएगी अनएम्प्लॉयमेंट में, ऑब्वियस सी बात है ना। तो धीरे धीरे ये अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट में बनने लगेगा। कैसे? क्योंकि भाई अगर कोई नए नए इंडस्ट्रीज डेवलप होंगे, आप खुद सोचो, जब नए इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, तो नए इंडस्ट्री डेवलप होने से आप एक बार बताओ कि अकेले बना लोगे इंडस्ट्री? नहीं बना पाओगे ना, तो भाई लेबर लगाओगे नहीं। इंडस्ट्री को बनाने में लेबर लगेगा, उसको एस्टेब्लिश करने में लेबर लगेगा। इसके बाद चलो ठीक है, तुमने बहुत बड़ी अच्छी बढ़िया इंडस्ट्री बना दी तुमने, मैन्युफैक्चरिंग बढ़िया तुमने, मैं तो कह रहा हूँ कि चलो अच्छी कोई दारू की भट्टी लगा दी तुमने, तो क्या अकेले संभाल लोगे? नहीं संभालोगे ना भाई, लोग भी तो चाहिए उसको बनाने वाले, बेचने वाले, नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि ये धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा ना, जैसे जैसे हम काम बांटेंगे लोगों में, वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा और शिफ्ट हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट के अंदर। इसके अलावा मोनोपोली पावर ऑफ मल्टीनेशनल्स, धीरे धीरे जो मोनोपोली थी वो भी हम खत्म करने लगेंगे। मोनोपोली मैंने अभी आपको बताया, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, और ये एकाधिकार का मतलब होता है कि जब केवल एक ही पर्सन अपनी मनमर्जी से काम करने लगे, वो मोनोपोली, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, क्वालिटी में हो, प्राइजेस के अंदर हो, वो सब मोनोपोली के अंदर ही आएंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि पूरे शहर के अंदर केवल एक ही ऐसी जगह है जहां पर आपको एक पर्टिकुलर आइटम मिलता है, तो भाई वो मोनोपोली ही चलाएगा अपना। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, पूरे शहर के अंदर केवल एक ही जगह मिलता है, मैं तो महंगा बेचूंगा, दाम भी ज्यादा बेचूंगा, क्वालिटी भी कम दूंगा। क्या कर लोगे? लेना है कहीं और सिटी चले जाओ। अब ऐसे कितने लोग हैं 100 में से जो अलग अलग सिटीज जाके लेंगे? मुश्किल से 5-10, बाकी 90% क्या करेंगे? वहीं से लेंगे ना। इसीलिए अब क्या होगा कि जब जैसे जैसे हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाएंगी, अलग अलग कंपनीज आ जाएंगी, अलग अलग वर्क आएंगे, काम आएगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा, वैसे वैसे हमारे पास मल्टी ऑप्शंस भी आएंगे। और जब मल्टी ऑप्शंस आएंगे साहब, तो मल्टी ऑप्शंस की वजह से हमारे पास मोनोपोली भी खत्म हो जाएगी। इतने में कोई दिक्कत? चलो भाई, ये सारे के सारे इंपैक्ट थे जो ग्लोबलाइजेशन के थे, याद रखना। जैसे ट्रेड बढ़ा सबसे पहले, इसके अलावा हमारे पास कंपटीशन बढ़ने से प्राइसेस कम हुआ, हमारे प्रोडक्शन बढ़ा, लेबर इंटेंसिटी और मोबिलिटी बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करके एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट किया, इसके अलावा मोनोपोली को खत्म किया और टैक्स को भी अवॉइड किया। ये यार, अब व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन? अब साहब ग्लोबलाइजेशन पढ़ लिया, ठीक है, क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट्स पढ़ लिए। अब बात करो कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये ग्लोबलाइजेशन के एस्पेक्ट क्या थे? अब देखो, सबसे पहले एस्पेक्ट का मतलब होता है कि साहब अगर ग्लोबलाइजेशन को फैलाना है तो बेसिक बेसिक चीजें आपको चाहिए क्या एक्चुअली में? एनवायरमेंट चाहिए, पॉलिटिकल, कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक, यही तो चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपको नहीं मिलेंगी तो फिर कैसे काम करेगा आप? समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें जब तक आपको नहीं मिलेंगी, वैसे आप ग्लोबलाइजेशन को नहीं फैला सकते। अब एक छोटा सा टॉपिक अगला, प्रोडक्शन एक्सेस या अक्रॉस द कंट्रीज। प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज का मतलब होता है कि देखो, इसमें मैंने आपको बताया ट्रेड के बारे में, कि ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। जैसे व्यापार केवल एक ही जगह चलता था, अब वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी कंट्रीज में फैल गया, वैसे ही ये प्रोडक्शन भी अलग अलग कंट्रीज के अंदर फैल जाएगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको पहले आपको बताया था कि सबसे पहले हमारे पास पैसा नहीं चलता था, बार्टर सिस्टम सबसे पहले चलता था। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम मैंने आपको बताया था कि लेन देन आपस में चीजों का ही हो जाया करता था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि भाई साहब मुझे तो कोई चीज चाहिए, लेकिन दूसरे वाले को वो चाहिए। जैसा मान लो कि मैं गेहूं का व्यापारी हूं, ठीक है, और आप हो किसी स्टेशनरी के व्यापारी। अब मुझे स्टेशनरी चाहिए लेकिन आपको गेहूं चाहिए ही नहीं, तो आप मुझसे व्यापार क्यों करोगे? ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब कि भाई साहब आपको भी वो चीज चाहिए और मुझे भी वो चीज चाहिए, जब ये बार्टर सिस्टम कंप्लीट हो। अब जैसे जैसे इसमें दिक्कतें आने लगी, तो बाद में जाके हमने कॉइन्स बनाना शुरू कर दिए। कॉइन्स के बाद हमने पेपर मनी बनाना स्टार्ट कर दिया। पेपर मनी मतलब नोट जो आप गिनते हो। पेपर मनी के बाद फिर प्लास्टिक मनी आने लगा, जैसे क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, ये सारे। और आज नेट बैंकिंग आ गया है, ऑनलाइन मोबाइल के अंदर ही फटाक से पेटीएम करो भाइयों और बहनों, 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। समझ में आ गया? अब ये प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री में क्या होगा? ट्रेड वाज द मेन चैनल। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये जो ट्रेड था ये अपना मेन चैनल था। ट्रेड का मतलब मैंने आपको बताया कि ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, और ये जो ट्रेड था ये अपना मेन चैनल कहलाता था। लार्ज कंपनीज वर नाउ कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज। अब देखो, भारत के अंदर या एक ही जगह पे जो कंपनीज बन रही है
वो कंपनी हो जाएगी आपकी नेशनल कंपनी। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है ऐसी कंपनी, वो होगी मल्टीनेशनल कंपनी। मतलब आपके देश से निकलने के बाद भी बाहर के देशों में भी काम कर रही है। जैसे मान लो कोई भारत की कंपनी है, अच्छी भारत की कंपनी है, अब वो भारत की कंपनी जब विदेशों में भी अपना माल सप्लाई कर रही है और अच्छा बिजनेस कर रही है, वो मल्टीनेशनल कंपनी कहलाएगी। जैसे बोट की कंपनी कहाँ की है? बोट, बोट की ईयरफोन सुने होंगे आपने। बोट की कहाँ की कंपनी है? इंडिया की है। तो क्या वो सिर्फ इंडिया में सप्लाई कर रहा है अपना? और भी कर रही है ना। तो वो ब्रांड कैसा हुआ? ये तो छोटा सा एग्जांपल था, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो ऐसी कंपनीज या ऐसे ब्रांड जो एक जगह के अलावा और बाहर के देशों में भी काम कर रहे हैं, अपनी सप्लाई को फैला रहे हैं, अपने प्रोडक्शंस को फैला रहे हैं, वो हो जाएगा आपका मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट है तो मल्टीनेशनल प्रोडक्ट, कंपनी है तो कंपनी आ जाएगा, कॉर्पोरेशन है तो कॉर्पोरेशन आ जाएगा। अब ये क्या करती है कि अपने ट्रेड को करने में बहुत बड़ा मेजर रोल निभाती है। मेजर रोल कैसे निभाती है साहब? आप खुद बताओ। मैंने अभी आपको सारी चीजें बताई, इम्पैक्ट के अंदर ही सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें याद रखना। अब कैसे हुआ साहब ये मल्टीनेशनल कंपनी का मेजर रोल? ऐसे हुआ कि साहब अगर आपको ग्रोथ करनी है और आप पूरा मार्केट कैप्चर कर चुके हैं, तो अब आप क्या करोगे? आप अपने बिजनेस को फैलाओगे ना। और कैसे फैलाओगे? और ज्यादा, या तो आप फ्रेंचाइजी खोल के, या फिर अपने माल को अलग अलग देशों में सप्लाई करके, या फिर अपना प्रोडक्शन बढ़ा के अलग अलग जगह पे बेचोगे। ये तो करोगे। तो क्या होगा कि यहां से हमारा रोल जो ट्रेड है ये भी बढ़ेगा। ट्रेड बढ़ने के कारण एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के कारण लिटरेसी रेट बढ़ेगी। लिटरेसी रेट बढ़ने के कारण हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। केवल एक चीज से हमने सोचो कितनी सारी चीजें करनी। बात समझ में आ रही है? इसीलिए बोला जाता है कि साहब हम किसी भी देश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। सामान का खरीदना और बेचना जरूरी है, बेचना। और सबसे ज्यादा जरूरी, आप अपने सामान को बेचो किसी अदर देशों में, वो ज्यादा कारगर है। ऐसा क्यों कारगर है? क्योंकि जैसे मान लो कि आपके पास गेहूं का पैदावार बहुत है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, आप अगर व्हीट यानी गेहूं अलग अलग देशों में बेच दोगे, पहली बात दाम ज्यादा मिलेगा, तो देश में पैसा आएगा। दूसरी बात, जिस देश को आप बेच रहे हो वो देश अपनी करेंसी के अंदर पेमेंट करेगा, जैसे यूरो में, डॉलर में, यान, अलग अलग जगह आपको सुनी होंगी, जो अलग अलग पेमेंटिंग मेथड से पे करेगा। अब उसकी करेंसी अपने देश में आएगी, और उसकी करेंसी अपने देश में आने के कारण क्या होगा कि अपने देश की करेंसी और उछाल मारेगी। बात समझ में आ रही? तो ये दोनों चीजें भी इसमें बढ़ेंगी। इसके अलावा ये जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, सेटअप ऑफिसेज और फैक्ट्रीज, ये मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करेंगे? मैंने आपको बताया कि अगर उनको ग्रो करना है तो साहब वो अपनी अलग अलग फैक्ट्रीज खोल सकते हैं, अपने ऑफिस खोल देंगे, फ्रेंचाइजी दे देंगे, अलग अलग प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। तो इसके द्वारा क्या करेंगे? अलग अलग जगह से प्रोडक्शन बढ़ाकर एक अलग अलग कॉर्पोरेशन को बैठाएंगे, जिससे ट्रेड और जल्दी बढ़ जाएगा। और ट्रेड बढ़ने के कारण चीप लेबर भी हमें मिलेंगी, हमें उस जगह के रिसोर्सेज भी मिलेंगे, और कंपनी ज्यादा से ज्यादा फायदा कमा पाएगी। ठीक, चलो, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। अब द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट्स। भाई अगर आपको अगर ट्रेड करना है, तो ट्रेड करने के लिए बेसिक बेसिक नीड्स आपको क्या चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तो बेसिक चीजें हैं ना, यही तो चाहिए। पैसा नहीं चाहिए? तो ये बेसिक जरूरतें हैं। तो भाई अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको अपना मनी कहां स्पेंड करना पड़ेगा? बेसिक नीड्स के अंदर। बेसिक नीड्स जैसे द मनी इज स्पेंड टू बी अ बाय ऑफ एसेट्स। आप पैसा उधर खर्च करोगे जहां आप अपनी एसेट्स को बना सको। अब याद रखना, यहां पर दो चीजें मिली हैं अपन। दो चीजें कौन सी मिली हैं? देखो, एक तो आपको ये देखने के लिए मिला है, ये होता है एसेट्स, और एक चीज और आती है इसी के अंदर जिसे हम कहते हैं लाइबिलिटीज। पेन भरो, पेन काम नहीं कर रहा भाई। ये लाइबिलिटीज आ जाएंगी। लाइबिलिटीज का मतलब और एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स का मतलब ऐसी चीजें जो केवल और केवल हमारी हैं, केवल जो हमारी हैं वो एसेट्स, जो दूसरे की है, जो उधारी पे है, लाइबिलिटी। जैसे ये बोर्ड मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी। तुम्हारे लिए लाइबिलिटी, तुम्हारा थोड़ी है। लेकिन ये
ये मेरा है, ये मेरा एसेट्स है। मेरा मोबाइल फोन मेरा एसेट्स है क्योंकि उसमें पैसा मेरा लगा है, और दूसरी बात मेरा इन्वेस्टमेंट है। ये दूसरे के लिए क्या हुआ, लाइबिलिटी। तो जो चीज हमने उधारी पे लेकर रखी है वो लाइबिलिटीज हो जाएगी, जो चीज हमारी खुद की है वो एसेट्स हो जाएगी। अब हम पैसा किस में इन्वेस्ट करेंगे, एसेट्स बनाने में, हमारी चीजों को बनाने में, जैसे मशीनरी, लैंड, इसमें तो करोगे आप, अलग अलग बिल्डिंग्स को बनाओगे, मशीन्स को खरीदोगे, अलग अलग लैंड में इन्वेस्ट करोगे, यही तो करोगे। ताकि अगर इनमें आप इन्वेस्ट करोगे तो ये लॉन्ग टर्म चलेगी। अगर आपने फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी है तो फैक्ट्री की जो जमीन आपने खरीदी है वो आपसे छीन नहीं सकता कोई, और जमीन की कीमत ऐसी है कि वो हमेशा बढ़ेगी। आपने मशीन एक बार खरीद ली, अब आपको हर साल मशीनें खरीदनी नहीं है, बस उनको सही से मैन्युफैक्चरिंग, या अगर कहीं डैमेज हो गई है तो उसको सही करवाना है, आपको हर साल नहीं खरीदना। यहाँ फर्नीचर रखा है, फर्नीचर हम हर साल नहीं खरीदते हैं, ये हमारी एक बार का एसेट्स है, एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है हमारा। तो पैसा हम ऐसी जगह खर्च करेंगे जो हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो, और वही हमारा केवल इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरा, एन इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय एमएनसीज इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब जो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो अभी देख लिया अपन ने, अब जो इन्वेस्टमेंट, जो पैसा खर्च हम मल्टीनेशनल कंपनीज में कर रहे हैं, कंपनीज को बढ़ाने में, अलग अलग विदेशों में कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज के अंदर कर रहे हैं, वो हो जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कई बार ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, कई बार फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आता है। ठीक है, मतलब हम इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन अपनी एमएनसीज को बढ़ाने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए जब हम कर रहे हैं, तो ये जब बाहर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सिंपल सी बात, इससे हमारा प्रोडक्शन भी फ्लक्चुएट होगा, हमारी प्राइसेस फ्लक्चुएट होंगी, हमारा बिजनेस भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसके अलावा एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पेंस इन अ लोकेशन, और इसका परिणाम स्वरूप ये होगा कि हमारा बिजनेस अलग अलग देशों में भी फैला जा सकता है, और सबसे बड़ी जितना प्रोडक्शन उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो एज वेल एज इफ वी आर यूजिंग good type of globalization, good thoughts of the globalization, so we can achieve our goals and earn maximization of the profit of our company. ठीक है, एमएनसी जो इतनी देर से पढ़ रहे थे भाई, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज। अब ये जो एमएनसीज हैं ये अलग अलग प्रकार के, अलग अलग मेंशन आपको मैंने पहले ही कर चुका है। ये मल्टीनेशनल कंपनीज कंपनी होती हैं, जो कंपनी हम सिंपल भी कर सकते हैं, मतलब एक सिंगल व्यक्ति भी कर सकता है, और अलग अलग पार्टनरशिप के अंदर भी हम ये कंपनीज को कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंपनीज हैं, कंपनीज अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी, इसके अलावा अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती हैं, और सबसे बड़ी बात, ये लोकल कंपनीज सबसे ज्यादा कंपीट करती हैं लोकल मार्केट के अंदर। अब यहां पर देखो, ये मैंने कुछ फोटो लगाकर रखी हैं एमएनसीज की, ये सारी फोटोज हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या कंपनीज की। ये सारी की सारी जो कंपनी आपको दिख रही हैं ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, यानी इनका बिजनेस हमारे देश के अलावा और भी कंट्रीज के अंदर है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट देख रहे हो, विप्रो, टाटा, गूगल, इन्फोसिस, है ना, डेलॉइट, डेल, ये सारे नाम आपने सुने होंगे, है ना। ये सारे के सारे नाम हैं आपके मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज के। ये कंपनीज हमारे भारत के अलावा और भी जगह अपने ट्रेड को फैला रही हैं, अपने प्रोडक्शन को फैला रही हैं, और अच्छा ग्रोथ करके अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। ऑफ कोर्स है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ लोकल कंपनी। अब ये मल्टीनेशनल कंपनी, देखो ऐसा तो नहीं है कि हर कंपनी मल्टीनेशनल हो। सबसे पहले कोई भी कंपनी लोकल कंपनी रहती है ना, तो सबसे पहले लोकल कंपनी का काम होता है कि वो लोकल मार्केट में अपने काम को कैप्चर करे। जैसे एक सिंपल सा मोमोज का ठेला वाला है, सिंपल सा एडवांस, कोई कंपनी ले ले रहा है अपन, मोमो का ठेला वाला क्या चाहेगा कि जिस एरिया में वो मोमोज बेच रहा है, एटलीस्ट उस एरिया के लोगों को मैं कैप्चर करके रखूं, कि जितने भी लोग हैं वो, उनको अगर मोमोज खाने हो तो साहब मेरे ही पास आए। और ऐसी कंपनी भी सोचेगी कि जिस जगह मैं ट्रेड कर रही हूं, या जिस जगह कंपनी ट्रेड कर रही है, जिस देश के अंदर या जिस स्टेट के अंदर, तो उस स्टेट के सारे लोगों को मैं कैप्चर करके रखूं। जिससे क्या होगा कि जब सारे लोग मेरे अंडर कैप्चर में आ जाएंगे, तो अब जब मैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहूं, या जब मैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहूं, मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहूं, तब मैं आगे जाके अपने अलग अलग कंट्रीज में फैला सकता हूं। पता चला हमने अपने लोकल मार्केट को कैप्चर ही नहीं किया और आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो कंपनी एक्चुअल में सही एस्टेब्लिश्ड ही नहीं, ना तो वो प्रॉफिट कमा पाएगी और ना ही वो कंपनी लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर पाएगी। बात समझ में? इसीलिए फॉरेन ट्रेड
ये फॉरेन ट्रेड और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स क्या है साहब? ये फॉरेन ट्रेड और इंटीग्रेशन मार्केट्स क्या है बताओ? फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेशन का मार्केट्स का मतलब यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि जब ये कोई लोकल कंपनी सबसे पहले मार्केट कैप्चर करेगी, देन उसके बाद ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जाएगी। इसका मतलब ये है कि लोकल मार्केट तो मैंने कैप्चर कर लिया, अब मैं जाऊंगा बाहर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और अपनी कंपनीज को ग्रोथ पे लेकर जाने के लिए। अब मैं क्या करूंगा भाई, मैंने तो आसपास का मार्केट कैप्चर कर लिया है, अब मार्केट जब कैप्चर मैंने कर लिया है तो मैं क्या करूंगा कि बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करूंगा, वहां जमीन खरीदूं या वहां कोई ऑफिस बनाऊं, अपने प्रोडक्शन की फैक्ट्रीज लगाऊं, प्रोडक्शन बढ़ाऊं, सप्लाई बढ़ाऊं, सबसे बड़ी बात कस्टमर जोड़ूं। किसी भी बिजनेस में सबसे अहम होता है कस्टमर को जोड़ना और उसे बनाए रखना। कस्टमर तो कोई भी जोड़ देगा, चलता फिरता कस्टमर भी आजकल पूछने आया था भाई साहब कितने का भाव है। कस्टमर आना बड़ी बात नहीं है, कस्टमर जोड़े रखना बड़ी बात है, ये याद रखना। तो अगर कोई कंपनी लॉन्ग टर्म तक किसी कस्टमर को जोड़कर रखी है, इट मींस कुछ तो बात है भाई। जैसे बोट है कि नहीं, कम दाम अच्छी क्वालिटी, ऑब्वियस सी बात है। आप अच्छी अच्छी कंपनी जाके देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, डेलॉइट हो गया, डेल हो गया, ये कंपनीज हैं भाई। इन्होंने कुछ खास एडवर्टाइजमेंट नहीं करी, इन्होंने मार्केट कैप्चर किया, इन्होंने कस्टमर को बांधे रखा और विद द हेल्प ऑफ हिज सर्विसेज। अच्छा कस्टमर को बांधोगे कैसे यार, ऐसे रस्सी से पकड़ के? फिर अच्छी क्वालिटी देके। मैंने सिंपल सा मैं मोमो का एग्जांपल दिया था भाई, अगर आप मोमो वाला इंसान ये चाह रहा है कि मेरे एरिया का सारा पूरा मार्केट में कैप्चर करके रखूं, तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि एटलीस्ट जो माल वो बेच रहा है, जो चीज वो खिला रहा है, उसमें सच में दम है भी या नहीं है। पता चला उसके मोमोज में दम ही नहीं है और वो सोच रहा है मैं पूरे मार्केट को कैप्चर करके रखूं, हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए सबसे पहले अपने बिजनेस के अंदर क्वालिटी बढ़ाओ। क्वालिटी मतलब अपनी स्किल, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो साहब स्किल बढ़ाओ, सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, कोई चीज बेच रहे हो तो साहब उसके अंदर आप क्वालिटी बढ़ाओ। जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ेगी वैसे वैसे कस्टमर खुद में खुद बढ़ेगा। नो डाउट कई बार हमारा कस्टमर ज्यादा पैसे भी दे देता है अच्छी क्वालिटी के लिए, ये बात याद रखना। अच्छे बड़े बड़े रेस्टोरेंट चले जाओ, वहां आप मोल भाव नहीं करोगे। बड़े बड़े शॉप और बड़े बड़े मार्ट चले जाओ, वहां आप मोल भाव नहीं करोगे, अरे हम तो 100 का नोट ही देंगे, नहीं करोगे ना। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी दे रहे हैं, आप उसको लोगे और हंस के लोगे। अगर वो 1000 का भी है तो उसे लोगे क्योंकि वो क्वालिटी है। एक बार खरीदोगे लॉन्ग टर्म तक चलेगी और अगली बार भी आप उसी शॉप के अंदर जाओगे। दूसरा, और कैसे बना सकते हो आप मार्केट के अंदर अपनी जगह और कस्टमर को कैसे बांध सकते हो? सबसे पहले क्वालिटी जरूरी है, क्वालिटी के बाद व्यवहार, बिहेवियर। पता चला आपकी क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है लेकिन आपका व्यवहार बहुत गंदा है। कस्टमर आपकी शॉप के अंदर एंटर किया, आपके ऑफिस के अंदर एंटर किया और आपके अंदर तहजीब ही नहीं है कि आप कैसे कस्टमर से बात कर रहे हैं। एक्चुअल में आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि पता चला कि जैसे कस्टमर शॉप के अंदर आया, आइए भाई साहब आइए, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, अच्छा कुछ मंगवाऊं, ठंडा गर्म क्या पियेंगे बताएं? क्यों पूछते हैं भाई? व्यवहार, ताकि अगली बार जब भाई आए, चाय पिलाई थी उसने, क्वालिटी भी अच्छी है, चलो तो इसी बार भी चलते हैं यार, उसका बोल वो यार बहुत अच्छी बात करता है, उसके पे ही चलते हैं। बंद जाते हैं ना हमारी शॉप, क्यों बंद जाते हैं? इसीलिए। बात समझ में आ गई? चलो, तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे फॉरेन में और अपने मार्केट को कैप्चर करके फैलाएंगे अलग अलग कनेक्शंस के रूप में। छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, कोशिश कर लेंगे भाई, जैसे तो तकलीफ बहुत है लेकिन कोशिश करेंगे। ज्यादा देर में खड़ा नहीं हो पा रहा इसीलिए। अरे नहीं, रहने दो। देखो अब डिफरेंस क्या है फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर। मैंने आपको ट्रेड का मतलब बताया था व्यापार, ट्रेड करना, और इन्वेस्टमेंट का मतलब अलग अलग, इन्वेस्ट करना, पैसा खर्च करना, लेकिन किधर? एसेट्स को बनाने में। मैंने आपको बताया था। तो देखो ये फॉरेन ट्रेड जो है इंक्लूडिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स अंडर द एग्रीमेंट, ये ट्रेड का मतलब व्यापार कैसे होगा? किसी भी आइटम को खरीद के बेच के, यानी बाइंग एंड सेलिंग करके अंडर एग्रीमेंट में रह के। ट्रेड आप एग्रीमेंट के अंदर करोगे तो आपने सामान खरीदा और सामान बेचा। इसके अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रेड को करने के लिए एटलीस्ट दोनों साइड से काम होना चाहिए। अगर कोई सप्लायर है तो कोई बायर भी होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ना, आप कुछ बेचना चाह रहे हो, कोई है नहीं खरीदने वाला तो कैसे बेच दोगे? और कोई खरीदने वाला है लेकिन बेचने वाला नहीं तो कैसे बेच दो, खरीद लोगे? इसीलिए बाइंग एंड सेलिंग होगा अंडर एग्रीमेंट। लेकिन जब आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो साहब ये तो इन्वेस्टमेंट है ना, आप किधर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इसके अंदर कुछ खास एग्रीमेंट नहीं है। जब आप फॉरेन ट्रेड के अंदर आओगे तो फ्लो एंड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन नेशन टू अदर। फॉरेन ट्रेड का मतलब व्यापार।
अब आप फॉरेन ट्रेड कर रहे हो, अपने देश के अलावा और भी विदेशों में काम कर रहे हो, तो फॉरेन ट्रेड कर रहे हो। इसमें आप क्या करोगे, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करोगे, एक जगह से दूसरी जगह दोगे अपनी सर्विसेज को, तो ये फॉरेन ट्रेड के अंदर आएगा। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर आओगे तो साहब आपने सिर्फ कैपिटल ही तो मूव करा, 1 करोड़ रुपए यहां लगा रहे थे, सक्सेस हो गया, अब मैंने 1 करोड़ रुपए वहां लगा दिया, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यहाँ तो आप पूरी की पूरी ट्रेड को या पूरी की पूरी गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर कर रहे हो ना, यहाँ पे याद रखना। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस की दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, प्रॉपर डेफिनेशन देख लो, ग्लोबलाइजेशन ऐसी प्रोसेस है, रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज, जो एक कंट्रीज के अलग अलग कंट्रीज, एक कंट्रीज से अलग अलग देशों में और ज्यादा फैलती है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन और कनेक्शन के रूप में। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हो गए और अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए ये काम करती है। ठीक है, मैंने आपको बताया ये ग्लोबलाइजेशन का बेस क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और अदर कंपनीज ये ग्लोबलाइजेशन का बेस है। क्योंकि जब तक हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, जब तक हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं रहेंगी, तब तक हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकेंगे, और अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पे ही हम ग्लोबलाइजेशन को भी बढ़ा सकते हैं, याद रखना। यह है ग्लोबलाइजेशन के कुछ डायग्राम जो आप बना सकते हो। जैसे देखो, जब आप ग्लोबलाइजेशन फैला रहे हो तो ग्लोबलाइजेशन के साथ आप कुछ बहुत कुछ करोगे, जैसे पॉवर्टी खत्म करोगे, ग्रोथ बढ़ाओगे, ब्रांड्स बनाओगे, है ना, इसके अलावा कल्चर बदलोगे, ट्रेड करोगे और ज्यादा ज्यादा। तो ये सारी चीजों में आप देख सकते हो, एक बार डायग्राम देख लो, देन उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। खड़ा ही नहीं हुआ यार, डन। अब फैक्टर्स दैट इनेबल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मैंने इंपैक्ट भी पढ़ा है और एस्पेक्ट भी पढ़ा है, दोनों पढ़ा लिए। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को इनेबल करेगा, बढ़ाएगा या लागू करेगा। सबसे पहले टेक्नोलॉजी। भाई हमारे देश के अलावा भी और भी ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो हमें पता ही नहीं, तो अगर हम उन टेक्नोलॉजीज को ग्रैब करेंगे तो उन टेक्नोलॉजीज को ग्रैब करने से हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जैसे उस टाइम पे केवल हमारे पास नोकिया था, ऑब्वियस सी बात है ना, उस टाइम पे हमारे पास केवल और केवल वो 10 रुपए वाला वाउचर होता था रिचार्ज के नाम पे, हम मिस कॉल लगा के देते थे, भाई साहब कॉल लगा लिए वापस से, पैसे नहीं रहते थे। लेकिन आज तुम बाबू सोना से घंटे बात करो, खाना खाया कि नहीं खाया, खाने के साथ साथ तुम जाने दुनिया भर की बातचीत कर लो, 2-2 घंटे बातचीत करो। ये भी तो एक टेक्नोलॉजी का रूप है ना। तो जब से ये अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आई हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज जब से हमारे पास आई हैं, तो हम ग्लोबलाइजेशन को और ज्यादा ग्रोथ दे पाए हैं और हम खुद को भी अपना और ज्यादा ग्रोथ कर पाए। जियो की तो कहानी पढ़ी होगी आपने, इतने सारे नेटवर्क्स थे, उसको अपना खुद का एक ब्रांड बनाना था और ग्लोबल रूप में पहुंचाना था, ग्लोबलाइजेशन करना था। उसने क्या किया, सिम फ्री ले जाओ, 3 महीने का डाटा भी फ्री ले जाओ और अनलिमिटेड बातचीत करो, कोई पैसे नहीं कटेंगे। 3 महीने बाद पैसे आ गए। अब सिम चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे। अब 3 महीने तक तो लोगों को आदत हो गई, अब 3 महीने तक तो लोग 3-3 4-4 घंटे बात कर रहे थे। खाना खा लिया ना, व्रत में हो क्या, पानी पिया कि नहीं पिया, यही तो सारी चीजें। अब 3 घंटे बाद, अब 3 महीने बाद क्या करोगे, बात तो करनी है ना, तो तुम क्या करोगे, रिचार्ज करवाओगे। और ऐसे इनिशियल रूप में लोगों को आदत लगवा के हमने ग्लोबलाइजेशन बढ़ाया। तो जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम ग्लोबलाइजेशन को भी इम्पैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम ट्रेड बैरियर्स को, रिस्ट्रिक्शंस को भी हटा सकते हैं। कई बार क्या करती है कि गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स लगा देती है। ये ट्रेड बैरियर क्या होता है कि जब हमारे देश के अंदर छोटे छोटे लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती ट्रेड करने के लिए, तब हम ट्रेड बैरियर लगा देते हैं। ये ट्रेड बैरियर का मतलब होता है कि हम अलग अलग देशों को अपने देश में आके व्यापार करने से कुछ हद तक रोक देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, अब छोटे छोटे व्यापारी हैं तो ना तो उनके पास ज्यादा कैपिटल है, ना उनका बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस है। अब तुम खुद सोचो कि अगर एक कपड़ा बन रहा है अपने देश के अंदर, ठीक है, या वो बाहर से भी लेकर आ रहा है वो मजदूर, तो वो एक कपड़े को 100 रुपए में बेच रहा है, और अचानक से कोई कंपनी आपके देश के अंदर आती है, वो कहती है 50 में ले जाओ, हर माल 50 रुपए का, किससे खरीदोगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो उस टाइम पे भाई हमारा जो देश का व्यापारी है वो तो क्या कमाएगा, कुछ नहीं कमा पाएगा ना। तो जब ऐसा होता है, हम देखो ऑब्वियसली बात है कि हम सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं, लेकिन जब हमारे पास बहुत ज्यादा ट्रेड होने लगता है, जब हम देखते हैं कि हमारे यार देश के छोटे छोटे व्यापारियों को फायदा ही नहीं हो रहा, हमारे देश के छोटे छोटे व्यापारी काम ही नहीं कर पा रहे, ट्रेड ही नहीं कर पा रहे, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि ट्रेड बैरियर लगा देते हैं। लेकिन ये ट्रेड बैरियर हटना भी ज्यादा जरूरी है ताकि कॉम्पिटिशन बना रहे, समझे। इसके अलावा रिमूविंग बैरियर मैंने आपको बता ही दिया, रिस्ट्रिक्शंस को हटा के। पर्पस क्या है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का, टू इंकरेज द कंपटीशन ऑफ फॉरेन प्रोड्यूस, अलग अलग कॉम्पिटिशंस को लेकर आना
और कॉम्पिटिशन को लेकर आने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ पर 50 बच्चे हों तो कंपटीशन बना रहेगा, और तुम 50 के 50 सोचोगे कि मैं कैसे आगे निकल सकता हूँ, और पता चला 2 ही बच्चे हों तो क्या कर लोगे, अंधों में खाना राजा। तो इसीलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रहेगी, बस ये याद रखना कि 1991 में आया था, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको तो पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है, WTO क्या होता है, सुना ही होगा तुमने, इतना नाम तो WTO का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखो WTO को फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन एम होता है इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन एम यही है कि किस तरह से हम इंटरनेशनल तौर पे किसी भी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, या इंटरनेशनल ट्रेड कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये WTO जो सेटअप हुई थी, एस्टेब्लिश जो हुई थी, वो 1995 जनवरी में हुई थी, याद रखना 1995 जनवरी में एस्टेब्लिश हुई थी। और इसका मेन एम मैं आपको बताया, इसका WTO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, और एट प्रेजेंट 164 कंट्रीज के अंदर ये WTO का मेंबर। कोई परेशानी? ये पढ़ लो, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या। मैंने इम्पैक्ट सारे आपको बता दिए, तो मुझे खास लगता नहीं है कि कुछ बताने की आवश्यकता है। नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पढ़ो यार, क्योंकि कई बार पूछा जाता है नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। लिबरलाइजेशन टू अटैक फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एडवर्सली अफेक्टिंग द वर्किंग कंडीशंस ऑफ लेबर ऑफ इंडिया, वही सेम जो बात मैंने आपको बताई है। देखो, हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बाहर के लोगों को, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है साहब, आप ग्रोथ कर रहे हो, अच्छी बात है, कंपटीशन बढ़ावा दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन व्हाट इफ, क्या हो जब आपके भारत का छोटा व्यापारी कुछ कमा ही ना पाए? क्या हो जब जो आपके भारत के बाहर के लोग हैं, या किसी देश के बाहर के जो लोग हैं, वो आके ज्यादा कैपिटल, ज्यादा प्रॉफिट कमा जाए, और आपके देश के लोग प्रॉफिट ही नहीं कमा पाए? वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो इंटरनेशनल ट्रेड किस बात का? क्या फायदा उस ट्रेड को बढ़ावा देने में, जब आपके देशवासी कुछ कमा नहीं पा रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो इसलिए हर बार और हर चीज लिबरलाइजेशन में सुटेबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब अफेक्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में, तब छोटे व्यापारियों को बहुत ज्यादा बुरा इंपैक्ट आता है। ना तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ना वो कुछ सामान बेच पाते हैं, और ना ही प्रॉफिट कमा पाते हैं, ठीक है। फेयर ग्लोबलाइजेशन और पढ़ो जरा, देख लो बस, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। साइड में हुआ हो गया, आगे बढ़े। आज के लिए बहुत है, खत्म हो गया, और क्या करोगे, राम राम बोलो।